सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का लास्ट वीडियो। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने किस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से पेंटिंग स्कल्पचर जो है आगे बढ़े, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब लोगों के माइंड में किस तरीके से साइंटिफिक अप्रोच ने जन्म लिया, किस तरीके से लोग अब साइंस में बिलीव करने लगे, किस तरीके से साइंस में चीजों को एक्सेप्ट करने लगे, ये चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस जो है करने वाले हैं। थीज्म द बिलीफ इन गॉड डोमिनेट थिंकिंग इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एज। देखो, मिडिल एज में क्या था कि मिडिल एज में सबसे ज्यादा ये कहा जाता था कि मिडिल एज मतलब समझ सकते हो 14-15 सेंचुरी के आसपास। उस समय यूरोप में क्या कहा जाता था कि सबसे बड़ा जो इस दुनिया में है वो क्या है, गॉड है। इट वॉज ऑल्सो द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस इन द इस्लामिक कंट्रीज एंड इंडिया। इसके अलावा इंडिया जैसे कंट्री में भी, इस्लामिक कंट्रीज में भी यही था कि भाई सब दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है, भगवान। The theist preached that God is the ultimate truth, the all-powerful who created the universe। और वो सब ये मानते थे, चाहे इंडिया में हो चाहे अलग अलग इस्लाम कंट्रीज में हो, कि इस दुनिया को बनाने वाला जो सुपर पावर है, जिसको हम लोग गॉड कहते हैं, वही यूनिवर्स का रक्षा करता है, वही यूनिवर्स को मेंटेन करता है। Hence, people should forsake the pursuit of the comfort and the prosperity in world is seek a place near God in heaven। देखो, ये क्या सोचते थे या उस समय लोगों के माइंड में क्या चलता था कि अल्टीमेट ट्रूथ तो कौन है, गॉड है। तो हमें अपने धरती पर जो है रहकर मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें आराम की जिंदगी नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमें मरने के बाद भगवान के चरणों में या भगवान के पास कैसे पहुंच सके, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। ये उस समय लोगों के दिमाग में था कि आप जो यहाँ धरती पर जो रह रहे हो, यहाँ पर जो सुखी जीवन बिता रहे हो, आपको इस सुखी जीवन से ज्यादा आपको उन चीजों में मेहनत करनी चाहिए जहां पर आप क्या कर सकते हो, भगवान तक पहुंच सकते हो। There was no place for studying the physical world in such thinking। उस समय सिर्फ लोगों के पास ऐसा थिंकिंग था कि अल्टीमेट ट्रूथ भगवान है, और भगवान तक पहुंचने के लिए हमें जो है क्या करना चाहिए, मतलब ध्यान लगाना चाहिए, ये दुनिया के फिजिकल चीजों में ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चीजें उस समय चलती थी। Such study was even seen as belong opposed to religious life। This is why science could not progress in the middle age। और मिडिल एज में सबके दिमाग में यही चीज डाल दिया जाता था कि अल्टीमेट ट्रूथ गॉड है, और गॉड को पाने के लिए आपको जो चर्च की जो बातें हैं या जो मस्जिद की जो बातें हैं, उन्हीं को आपको सुनना पड़ेगा और उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप मरने के बाद क्या हो सको, आप ईश्वर को प्राप्त कर सको, गॉड के पास पहुंच सको। इसीलिए उस समय यहाँ पर साइंस जो है ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। बट दिस डज नॉट मीन देयर वाज नो साइंस। द इस्लामिक वर्ल्ड सॉ अ फ्लोरिंग ऑफ अ साइंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन जिन कंट्रीज पर इस्लामिक रूल था या इस्लामिक रिलीजन फॉलो होता था, वहां पर साइंटिफिक अप्रोच बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है साइंटिस्ट जो है वहां पर इमर्ज होते थे, नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे, नई नई चीजों सोचते थे। We had seen earlier how Arab philosophers studies and translate the work of Chinese scientists and the Indian mathematics। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि किस तरीके से जो दूसरे कंट्री के जो लोग होते थे, वो दूसरे कंट्री के जो बुक्स जो होते थे उसको ट्रांसलेट करके क्या करते थे, उसको स्टडी करते थे। फिर उसको स्टडी करने के बाद उसमें नई नई चीजें जोड़ते थे, जैसे ग्रीक और लैटिन स्टडी करते थे। और ग्रीक और लैटिन जो है साइंटिफिक अप्रोच पर बेस्ड होते थे, तो लोगों की थिंकिंग जो है क्या होती थी, चेंज होती थी। उसी तरीके से जो उस समय के जो अरब फिलोसोफर थे, अरब कंट्रीज के जो फिलोसोफर थे, वो चाइना के और इंडिया के जो लोग नए नए जो डिस्कस किए हुए नई नई चीजें जो इनकी होती थी, उनको क्या करते थे, बुक्स के थ्रू पढ़ते थे। क्योंकि मैथमेटिक्स की शुरुआत पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे इंडिया से ही हुई है। तो यहाँ पे इंडिया में किस तरीके से मैथमेटिक्स ग्रो हो रहा था, किस तरीके से चाइना में जो अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, उसके बारे में जो है अरब के फिलोसोफर्स पढ़ते थे। दे अडॉप्टेड इंडियन मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली द डेसिमल सिस्टम। आप लोगों को पता होगा कि पूरी दुनिया को डेसिमल सिस्टम प्रोवाइड करने वाला कंट्री कौन सा है, हमारा इंडिया है। और हमारे इंडिया ने डेसिमल सिस्टम पर वर्क किया था, और इस डेसिमल सिस्टम का स्टडी जो है अरब के लोगों ने जो है और यूरोप के लोगों ने किया था। दे ऑल्सो अडॉप्टेड सम वेल नोन चाइनीज इन्वेंशन सच एज गन पाउडर, ब्लॉक प्रिंटिंग एंड मैग्नेट। इसके अलावा इंडिया से अरब के लोग क्या सीखते थे, मैथमेटिक्स सीखते थे। चाइना के लोगों से क्या सीखते थे,
गन पाउडर कैसे बनाया जाता है, उसके बाद प्रिंटिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है चाइना में ही स्टैब्लिश हुई थी। मैग्नेट्स किस तरीके से काम करता है, मैग्नेट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि मैग्नेट जो होता है वो चाइना से ही जो है मैग्नीशिया नामक प्लेस से जो है क्या हुआ था, इमर्ज हुआ था। Arab intellectual build upon the work of Chinese and Indian astronomers in calculating the motion of planet, star and other heavenly body. इसके अलावा जो अरब के जो क्या होते थे, इंटेलेक्चुअल्स होते थे, जो जानकार लोग होते थे, वो क्या करते थे, हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के साथ जो है क्या करते थे, स्टडी करते थे। क्या स्टडी करते थे कि जो प्लैनेट है वो किस तरीके से मूव करते हैं, स्टार किस तरीके से लोकेशन चेंज करते हैं, और बाकी ग्रहों के बारे में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंडियन सिस्टम में जो है नक्षत्रों का, ग्रहों का, इन सब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इवन आप जब छोटे रहे होगे तो आपका जो जन्म हुआ है, उस जन्म के किस दिन हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है, उसके हिसाब से पंडित लोग क्या करते थे, नाम रखते थे। तो इस एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में जो है हमारे इंडिया जो था काफी ज्यादा आगे था। इवन साइंटिफिक अप्रोच नहीं था, लेकिन हाँ हमारे पास इतनी नॉलेज थी कि प्लैनेट किस तरीके से अपना लोकेशन चेंज करते हैं, स्टार किस तरीके से चेंज करते हैं, ये सब चीजें जो है हमें पहले से ही पता थी। और इन्हीं का स्टडी कौन करता था, इन्हीं का स्टडी करते थे दूसरे कंट्रीज के लोग। तो सोचो हमारा इंडिया पहले भी बाकी दुनिया के कंट्री से क्या था, बहुत आगे था। The scientific treaties from these countries found their way to European scientists. In this way, Arab scientists reached Indian and Chinese scientists to Europe. और इसके बाद क्या हुआ, जिस तरीके से एक कंट्री में कोई एक साइंटिस्ट ने कोई अच्छा चीज बताया, उसको बाकी दुनिया के लोगों ने पढ़ा, तो दूसरे देश के जो साइंटिस्ट होते थे उस साइंटिस्ट के साथ क्या करते थे, ट्रीटीज करते थे कि अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। उसी तरीके से अरब, जब इंडिया और चाइना के जो बहुत सारे साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमर्स की बुक्स पब्लिश होती थी, या उनके थॉट्स जो होते थे दूसरे कंट्रीज में जाते थे, तो अरब के जो साइंटिस्ट होते थे, यूरोप के जो साइंटिस्ट होते थे, वो इंडिया के साइंटिस्ट और चाइना के साइंटिस्ट के साथ क्या करते थे, अप्रोच करते थे कि हम मिलकर काम करेंगे, और इस तरीके से उनके बीच में जो है रिलेशन जो है एस्टैब्लिश जो है होता था। When the study of Greek and Latin classic were revived in Europe, the people there began studying scientific literature from Greece as well as the work of Arab science. देखो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि किस तरीके से यूरोप में जो है ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स जो होते थे वो लोग पढ़ते थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश हो गया था, तो बहुत सारे लोगों तक जो है ग्रीक और लैटिन के बुक्स जो है क्या होते थे, पहुंचते थे। ग्रीक और लैटिन जो होते थे वो लॉजिकल चीजों पर बात करते थे। लेकिन बीच में क्या हुआ था, पहले तो स्टार्टिंग में ग्रीक और लैटिन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था लोगों को, लेकिन बाद में क्या हुआ, चर्च का इन्फ्लुएंस जब बहुत ज्यादा हो गया था तो ग्रीक और लैटिन का स्टडी कम हो गया था। लेकिन जब बाद में फिर से जब ये जो चर्च का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता गया, तो फिर से लोग अब ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स का स्टडी करना चालू कर दिए। तो पहले के लोग सिर्फ ग्रीक और लैटिन पढ़ते थे, लेकिन अब इंडिया के, चाइनीज के, अरब साइंटिस्ट के या एस्ट्रोनॉमर्स के थॉट्स को भी अब वो पढ़ने लगे, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। पहले सिर्फ ग्रीक और लैटिन में ही स्टडीज होती थी, लेकिन अब इंडिया भी आगे आ गया, चाइना भी आगे आ गया, अरब के लोग भी आगे आ गए, तो इनके भी जो बुक्स होते थे उनको भी साथ ही साथ जो है वो पढ़ते थे। It was in those days that the European navigators were looking for a sea route to India and China. ये उस समय का पीरियड है जब जो है यूरोप के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, किस तरीके से इंडिया और चाइना की तरफ पहुंचाया जा सके, किस तरीके से हम लोग पहुंच सके। अब उस समय गूगल मैप तो था नहीं कि गूगल मैप में डाले और पहुंच गए, या एरोप्लेन तो था नहीं कि उड़ के आ गए सीधा इंडिया चाइना में, और पैदल तो आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हिमालय है, बहुत सारे समुद्र हैं, उसको क्रॉस करके तो आ नहीं सकते थे। तो उस समय इंडिया और चाइना पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, वो क्या था, सी रूट था। ठीक है, जहाजों के थ्रू जो है वो आते थे, क्योंकि उस समय एरोप्लेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। दे हैड टू क्रॉस अनफैमिलियर सीज एंड ओशन। उनको क्या करना पड़ता था कि जो उनको दुनिया, मतलब वो जिस जगह पर रहते थे उन्हीं का नॉलेज रहता था। लेकिन अगर यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे इंडिया है, तो यूरोप से इंडिया आने के लिए हमें बहुत सारे सीज, बहुत सारे ओशन को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं। और उस समय ऐसा तो नहीं था कि हमें सैटेलाइट के थ्रू सारी चीजें पता चल जाती थी कि ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है। तो उस समय लोग अनफैमिलियर थे इन सीज के बारे में, फिर भी वो कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं से कुछ रास्ता निकाला जाए और इंडिया चाइना तक पहुंचा जाए। Their only method to navigate the way across the ocean was the tracking the position of star and planet in the sky.
और उस समय सैटेलाइट वगैरह कुछ नहीं था, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता था। वो रास्ता क्या है? किसी प्लैनेट का, किसी स्टार के लोकेशन को देखकर जो है अपना लोकेशन पहले आइडेंटिफाई करना, फिर वहां से निकलना। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक जो स्टार है जिसको हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। तो लोग अपना पोजीशन देखते थे कि जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये स्टार इधर है, जब मैं यहाँ मूव करके चले जाऊंगा मतलब ये स्टार यहाँ दिखेगा मेरे को, पहले राइट में दिखता था, अब लेफ्ट में दिखता था। तो इस तरीके से स्टार को, प्लेनेट को आइडेंटिफाई करके पोजीशंस चेक करते थे। दे ऑल्सो यूज्ड मैग्नेटिक कंपास टू चार्ट देयर पाथ। इसके अलावा उस समय एक नया डेवलपमेंट हुआ था मैग्नेटिक कंपासेस का, जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताता था। तो वो थोड़ा स्टडी करते 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 एक रास्ता जो है बनाना चालू कर दिए थे। The telescope with the glass lens had just been invented, so it's helped to them to look long distance across the sea. अब देखो, जब आप समुद्र में जाते हो तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि पूरा का पूरा पानी ही पानी दिखाई देता है। तो दूर के चीजों को देखने के लिए उस समय एक नया इन्वेंशन हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लास लेंस बोलते हैं, जिसके थ्रू या टेलीस्कोप बोलते हैं। तो टेलीस्कोप के थ्रू क्या कर सकते थे? वो जहाजों में बैठकर दूर के चीजों को देख सकते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते में जा रहे हैं, कहीं आगे कुछ है कि कोई कोई जगह तो नहीं है, कोई कंट्री तो नहीं मिल जाएगा हमें। तो उस समय बहुत सारी कठिनाइयां थी। एक तो अपना लोकेशन फिक्स नहीं था, समुद्र में रास्ता नहीं पता था, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पूरा का पूरा पानी है। फिर भी देखो उस समय के जो लोग जो होते थे, किस तरीके से मेहनत करना नहीं छोड़ते थे। तो आपको भी आज के डेट में ऐसी ही मेहनत करना नहीं छोड़ना है, कभी ना कभी आपको जरूर सक्सेस जो है मिलेगी। और इसके बाद सक्सेस मिली भी। इंडिया की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। तो ये सब कैसे पता चला? इसी सी रूट के थ्रू वो जाते थे, खोजते 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 खोजते, टेलीस्कोप की हेल्प से, मैग्नेटिक कंपास के हेल्प से, स्टार और क्या बोलते हैं प्लेनेट के लोकेशन को आइडेंटिफाई करके वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। Similarly, in those days, cannons were usually widely in the war. Cannoners had to know the angle at which the cannon should release the cannonball for it strike the target. इसके अलावा उस समय भी वॉर होते थे, तो कैनन्स का यूज किया जाता था। कैनन्स मतलब समझ सकते हो, एक तरीके से बारूद बारूद फेंकने का यंत्र होता है। ठीक है, तो जो कैननर्स होते थे, जो कैनन को रन करते थे, उनको ये पता करना पड़ता था कि जैसे ये मान लो ये कैनन है, इस कैनन में बारूद भरा हुआ है, तो इस कैनन को जमीन से कितना ऊपर उठा कर रखें, कितना हाइट पर रखें, जिससे यहाँ से ये जो बुलेट ये निकले तो दूर तक जाए या टारगेट को हिट करे, इन सब का भी उनको स्टडी करना पड़ता था। तो कैनन को किस जगह पर रखना है, कितना एंगल पे रखना है, कैसे रिलीज करना है ताकि वो टारगेट को जाकर डिस्ट्रॉय कर सके, इन सब का भी उस समय जो है स्टडी जो है किया जाता था। इसके अलावा इस कैनन के अंदर में जो बारूद होगा उसका वेट कितना होना चाहिए, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, ये सब भी स्टडी की जाती थी। All this involved the scientific study. That's why kings and merchants showed special interest in the science and investigation. अब देखो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी। अगर किसी किंग को वॉर जीतना है तो उसको कैनन का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर कैनन का सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मर्चेंट लोगों को भी इंटरेस्ट जागने लगा। क्यों? क्योंकि मर्चेंट लोगों को ट्रेड करना है और ट्रेड करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज पर जाना पड़ेगा और उसके लिए क्या चाहिए? लोकेशन पता होना चाहिए, सी रूट पता होना चाहिए। तो उसके लिए साइंस की जरूरत पड़ेगी। जो किंग्स जो होते थे उनको इन वेपन्स को कैसे यूज करना है और नए नए वेपन्स कैसे बनाए जा सकते हैं ताकि वॉर जीते जा सके, इसके लिए उनको रिसर्च की जरूरत थी। तो इसीलिए एक तरीके से समझ सकते हो कि पूरा रिवॉल्यूशन आ गया था यूरोप में। और वो रिवॉल्यूशन क्या था? साइंटिफिक अप्रोच का और इन्वेस्टिगेशन का। There were some scientists in Europe during the Middle Age. In 13th century England, there was a Roger Bacon who paved the way of experiment based on investigation of scientific principle. और यूरोप में सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया था 13th सेंचुरी के मिडिल में, उसका नाम है रोजर बेकन। इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन जो है किए थे साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड। In those days, the common practice was to guess or estimate the answer to any question. और उस समय हमारे पास बड़े बड़े लेबोरेटरी, बड़े बड़े कंप्यूटर तो नहीं थे कि हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को उनमें परफॉर्म कर सके। तो उस समय जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह होते थे वो किस पर होते थे? वो सिर्फ गेस करने पर होते थे, या गेस करने के अलावा एस्टिमेट करते थे कि हाँ अगर इस एंगल पर रखेंगे कर कैनन को 30 डिग्री पर तो ये इतना दूर जा सकता है, 50 डिग्री पर रखेंगे तो और दूर जा सकता है, 90 डिग्री पर रखेंगे तो नहीं जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या होता था? एस्टिमेट पर ही बेस्ड होता था, एक्यूरेट आंसर हमें नहीं मिलता था।
The process of reaching conclusion on the basis of observation from experiment was not established, और इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन होता था उसको नहीं लिखा जाता था और उस तक पहुंचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अब खुद सोचो, आप किसी भी चीज, जैसे आपके पास एक बंदूक है, आपको उस बंदूक को कैसे पकड़ना है जिससे आप टारगेट को हिट कर सको वो आपको नहीं पता है। तो आपके हाथ में कितना भी डिस्ट्रक्टिव वेपन क्यों ना हो, उसको कैसे रिलीज करना है, कैसे यूज करना है, अगर नहीं पता तो वो तो बेकार है। तो उस समय भी बहुत अच्छे अच्छे जैसे कैनन्स वगैरह बनते थे, लेकिन इन कैनन्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए अगर ये नहीं पता होगा तो वो फिर हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो उस समय बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट होते थे कि कैनन को कैसे झुका के रखा जाए, जमीन के साथ पैरेलल रखा जाए, कि जमीन के साथ एंगल बनाकर रखा जाए, या उसके अंदर में जो बारूद डाले वो कैसा होना चाहिए, वो सब एस्टिमेट कर करके जो है क्या कर दिया जाता था, सीखा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As we had seen earlier, the Renaissance was the age when a lot of research was being done on the anatomy of human body. हमें एक और चीज पता है कि जब रेनेसा पीरियड चल रहा था तो रेनेसा पीरियड के टाइम पर ही जो है ह्यूमन बॉडी पर भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे थे जिसको ह्यूमन एनाटॉमी बोलते हैं, कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, वह कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें भी उस समय डिस्कस हो रही थी। Another area of study was geometry of perspective और प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री। तो रेनेसा पीरियड में अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारे रिसर्च हो रहे थे, अलग अलग फील्ड में स्टडी हो रहे थे। तो कोई ह्यूमन बॉडी पर स्टडी कर रहा था, तो कोई ज्योमेट्री पर स्टडी कर रहा था। इन एस्ट्रोनॉमी पर कुछ लोग जो थे वो एस्ट्रोनॉमी पर क्या करते थे, स्टडी करते थे, स्टार का, प्लैनेट का, सन का, इनका स्टडी करते थे। The widely accepted belief during the Middle Age was that the Earth was the center of the universe and all the stars, sun, moon and the planet orbits around it. और उस समय ये सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये था कि हमारा जो अर्थ है ना, वो अर्थ पूरे यूनिवर्स में सबसे क्या सेंटर पर है, और अर्थ के चारों तरफ जो मून हो गए, जो स्टार हो गए, जो सन हो गए, ये रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस ज्योमेट्रिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन ट्रेस्ड ऑन द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। और ये जो थ्योरी जो दी थी, किसने दी थी, उस समय ग्रीक के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिसको बोला जाता है एरिस्टोटल बोला जाता है, और हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है इस फिलोसॉफी को दिया था कि यूनिवर्स में हमारा अर्थ सेंटर पर होता है और बाकी सारे प्लेनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, पीपल इन दोज डेज आल्सो बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड वी विल फॉल डाउन इफ वी वेंट टू इट्स एज। और लोग उस समय ये भी सोचते थे कि जो हमारा अर्थ है ना, वो अर्थ कैसा है, फ्लैट है, रेक्टेंगुलर स्लेब में ऐसा फ्लैट है। अगर आप इसके कॉर्नर पर चले गए, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, आप वहां से नीचे गिर जाओगे। ऐसा उस समय के लोग जो है क्या करते थे, बिलीव करते थे, क्योंकि उस समय इतना साइंटिफिक अप्रोच था नहीं, लोगों को पता था नहीं। Many astronomers of the time studied the path and the motion of planet in the sky. बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो होते थे वो क्या करते थे, स्टडी करते थे कि किस तरीके से जो है स्टार और मोशन का जो है क्या होता, स्टार और प्लेनेट का मोशन जो है सन के अराउंड होता है। They faced a problem. They found that the motion of a planet did not tally a geometric universe. और उस समय जब स्टडी होना चालू हुआ तो उनको ये फील होना चालू हुआ कि जो बातें बोली जा रही है कि अर्थ जो है सेंटर पर है और बाकी सारी चीजें उसके चारों तरफ घूमती हैं, ये चीजें फिट नहीं बैठ रही, ये गलत है। मतलब अर्थ जो है सेंटर पर नहीं है, कोई दूसरी चीज है जो कि सेंटर पर है, जिसके चारों तरफ अर्थ भी रिवॉल्व करता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम वाज द पोलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कॉपरनिकस। और इसके बारे में सबसे पहले खुलासा किया था किसने, कॉपरनिकस ने। He published a book towards the end of his life in which he said that this problem could be resolved if we accepted that it is the sun, not the earth. This is at the center of universe and that's all the planet including the earth and revolve around it. और जब निकोलस पुरन अपने अंतिम समय पर था, मतलब मरने वाला था, उस समय उसने एक पब्लिश बुक की थी, मरने से जस्ट पहले नहीं, मतलब मरने के 1-2 साल पहले उसने क्या किया था, एक बुक पब्लिश किया था। और इसमें यह बोला था कि ये जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जो कैलकुलेशन आपको सही नहीं मिल रहा है, क्या कैलकुलेशन सही नहीं मिल रहा है कि अर्थ सेंटर पर है और बाकी सारी चीजें इसके चारों तरफ घूमती हैं, इसके बारे में जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये फिट नहीं बैठ रहा है। ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब आप ये मान लो कि अर्थ सेंटर पर नहीं है बल्कि सन जो है वो सेंटर पर है और सन के चारों तरफ जो है प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अगर आप ये मान लोगे तो आपके बहुत सारे कैलकुलेशन के प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो पहले के लोग क्या मानते थे कि जो अर्थ है वो सेंटर पर है,
लेकिन कॉपरनिकस ने क्या बोला, नहीं, अर्थ जो सेंटर पर नहीं है, जबकि सन जो है क्या वो सेंटर पर है। लेकिन उस समय इसकी बातों को जो है दबाया गया, क्योंकि उस समय लोग ये सोचते थे कि जो ह्यूमन है वो सुपीरियर है, और ह्यूमन कहाँ रहता है, अर्थ में। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, अर्थ है, इसके चारों तरफ जो है बाकी सारी चीजें रिवॉल्व करती हैं, ये उस समय जो है बोला जा रहा था। ठीक है, फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट जो ये बोलते थे उनको मारा भी गया, क्योंकि उस समय चर्च का जो डोमिनेंस था वो बहुत ज्यादा था, और चर्च के लोग ये सोचते थे कि ये जो चीजें बताई जा रही है कि सन जो है वो सेंटर पर है, अर्थ सेंटर पर नहीं है, ये हमारे रिलीजियस बिलीफ को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है करके जो लोग ऐसी बातें करते थे उनको जो है मार दिया जाता था, उनको दबाया जाता था। This heliocentric theory of Copernicus was quite revolutionary for this time. People were not ready to accept that the Earth, which appeared stationary to them, could actually be orbiting the Sun. और इस समय जो कॉपरनिकस ने जो है क्या किया था, अपना जो बात बताया था, अपने बुक में बताया था, वो एक रिवॉल्यूशन हो गया उस समय। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को बिलीव नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था कि जो जो चर्च के लोग हैं या जो रिलीजियस लोग हैं, जो बातें बोलते हैं कि अर्थ सेंटर पर है, उसके चारों तरफ बाकी घूमते हैं, ये उनके दिमाग में बैठा हुआ था। तो कोई नई चीज अचानक से आकर आपको बोल देगा कि ऐसा नहीं है, तो आप उसको बिलीव कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। The church stated that God had ordained the earth was the center of universe, so the human could live at the center. So the church opposed the heliocentric theory. और चर्च ये सोचता था कि भगवान ने ह्यूमन को बनाया है, और ह्यूमन ही ऐसा चीज है जिसके पास सोचने समझने की कैपेसिटी है, और ह्यूमन सबको भगवान ने कहाँ भेजा है? अर्थ पर। तो इसका मतलब अर्थ क्या है? सेंटर पर है, और बाकी सारी चीजें इसके चारों तरफ जो है क्या करती हैं? रिवॉल्व करती हैं। और इसी तरीके से जो है जो चर्च था उसने निकोलस के जो है क्या किया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो उसने दिया था उसको क्या कर दिया, उसने जो है रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो इस वीडियो पर यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। कॉपरनिकस के बाद जो है कैप्लर आया, कैप्लर के बाद न्यूटन आया, न्यूटन के बाद जो है और भी जैसे टाइको ब्रेह आया। इसने अलग अलग तरीके से किस तरीके से एक्सप्लेन किया, फिर लोगों को किस तरीके से धीरे धीरे यकीन होने लगा कि हाँ भाई निकोलस भाई जो बोलते थे वो सही बोलते थे। क्या बोलते थे? कि अर्थ जो है सेंटर पर नहीं है, जबकि कौन है? सन है। ये सारी चीजें लोगों को कैसे बिलीफ लाए, कैसे न्यूटन ने जो है ग्रेविटेशनल लॉ लाए, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिएगा। बाय बाय।